नमस्कार। इजराइल और ईरान की जो जंग है अब वो बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। एक दो खबरें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। एक तो ये जंग जो हो रही है वो तो खैर है ही। दूसरा ये है कि इजराइल पर ईरान ने अटैक किया और उसके हॉस्पिटल पर अटैक किया, जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। जबकि इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया है, अब तक उसमें उसने न तो सिविलियन को निशाना बनाया, न किसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया। तो ईरान ने ऐसा क्यों किया? आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत ने पाकिस्तान के टेररिस्ट जो ठिकाने थे उन पर अटैक किया, न कि वहां की आबादी पर अटैक किया। लोगों को नहीं मारा। तो आखिर ईरान ने ये गैर जिम्मेदार हरकत क्यों की? दूसरा, तुलसी गाबार्ड जो कि खुफिया अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस डायरेक्टर है वहां की, अमेरिका की ट्रंप प्रशासन में, वो एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट देती हैं कि साहब, हमारे पास तो कोई ऐसा सबूत है ही नहीं कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो जब ये खबर बाहर आई, ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने कहा ये तो कोरी बकवास है, मुझको मालूम है वो बहुत नजदीक पहुंच गया है बम बनाने के। और एक और खबर जिस पर मैं खास तौर से तवज्जो चाहूंगा वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, सब कुछ हैं, मालिक हैं आप पाकिस्तान के, उन्होंने ट्रंप से लंच में मुलाकात की, बातचीत हुई और ट्रंप ने उनकी बड़ी तारीफ की। कहा उन्होंने तो न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और उनको पाकिस्तान पर प्यार उमड़ाया। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। जबकि आसिम मुनीर वो आदमी है जिसके घर में ही अपनी कोई इज्जत नहीं है। जब ये अमेरिका की वॉशिंगटन में होटल में अपने लोगों से बात कर रहे थे, अमेरिकन जो पाकिस्तानी हैं, तो बाहर हुटिंग हो रही थी, उनको गालियां दी जा रही थी। तो आखिर ट्रंप करना क्या चाहते हैं, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। सर, मैंने आपको ये तीनों चीजें बता दी इंट्रो में, तो अब आपको क्या लग रहा है? पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो इसराइल ने जिस तरह से अटैक किया है, सॉरी, ईरान ने जिस तरह से अटैक किया है और एक गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, अस्पतालों के ऊपर तो लड़ाई के दौरान बम नहीं मारे जाते, ऐसा क्यों किया उसने? दोबारा त्रिवेणी साहब, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि आपने मुझे काबिल समझा। आपके इतना एस्टीम्ड एक चैनल है, उसके स्टैंडर्ड माफिक मैं पार्टिसिपेट कर सकूं, इनवाइट किया आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के उत्तर में मैं इतना कहूंगा कि इजराइल और ईरान के बीच में जो गैप है ये करीब 1800 से 2000 किलोमीटर है। ये कॉमन बॉर्डर नहीं है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉमन बॉर्डर है। एक ज्योग्राफी एक ही है, उनका भी ज्योग्राफी एक ही पीस है, एक मैसिव है, लेकिन आपस में गैप जो है करीब 1800 किलोमीटर है। तो इस गैप के वजह से उनकी कोई भी हमलावर होता है तो उसको स्टैंड ऑफ, मिलिट्री साइंस की एक्सप्रेशन के मुताबिक उसको स्टैंड ऑफ अटैक, यानी कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, हवाई जहाज, रॉकेट्स, इन सारे चीज़ों से वो करते हैं। बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ, जैसे हमने किया था उरी टेररिस्ट अटैक के बाद, बुट्स ऑन ग्राउंड हमने स्पेशल फोर्सेस को भेज के टेररिस्ट कैंप्स को हमने बर्बाद किया था। ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन, ट्रांस एलसी ऑपरेशन था। उसके बाद पुलवामा जब हुआ तब आईबी को पार करके हमने उनको जो बालाकोट था वहां पे स्ट्राइक किए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रॉकेट और मिसाइल्स और हवाई जहाज और ड्रोन के जरिए से किए जा रहे हैं। इजराइल के पास, आप ये मान के चलिए, पूरा दुनिया में सबसे बेहतरीन जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अलग अलग रेंज का, मतलब एयर डिफेंस का मैकेनिज्म ये है कि अनकमिंग जो मिसाइल या और कोई हवाई जहाज या और कोई प्लेटफॉर्म आता है अटैक के लिए, उसको रोकने का साधन है उनके पास। डेविड स्लिंग अलग अलग किस्म की है, तो अलग अलग रेंज पे उसको पिकअप करता है और उसका जो प्रोजेक्टाइल हो, सेंसर और स्ट्राइकर, वो कमांड देता है उसको एंगेज करने के लिए। तो यही जो कमांड का जो प्रोसीजर है,
तो वो कहते हैं कि 90% हिजबुल्लाह हो या हमास के अटैक हो या हुतीज को हो, जितने भी रॉकेट या मिसाइल की गोलाबारी हुए हैं, ये सारे उन्होंने 90% कब्जा करने का उन्होंने क्लेम किया था। लेकिन ये ईरान की तरफ से फायरिंग इतने तेजी और इनका इंटेंसिटी डेंसिटी इतना बढ़ गया है, खास तौर पे आज के दिन में पिछले 24 घंटे के अंदर, तो ये हाई डेंसिटी फायरिंग मेरे विचार के मुताबिक वो तरीका वो थोड़ा सा अलग कर दिए हैं। छोटे छोटे जो मिसाइल्स यूएवीज हैं, ड्रोन्स हैं, उसके साथ बड़े बड़े मिसाइल्स को भी फायर कर दिया। दूसरी बात, सर आपका फोन बज रहा है क्या? थोड़ा 2 मिनट दे दें, मैं अल्कोहल जी सर। सो ये जो फायरिंग हो रहा है कहाँ से, ईरान से, ये उन्होंने प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करने का मेरा असेसमेंट है कि छोटे छोटे मिसाइल्स या ड्रोन्स के साथ अब बड़े बड़े रॉकेट्स और मिसाइल्स को फायर कर रहे हैं। मिसाइल्स अलग अलग किस्म की है, बैलिस्टिक है, क्रूज है और हाइपोसोनिक है। हाइपोसोनिक मिसाइल्स ऐसा है कि ये रडार डिटेक्शन को इवेड करके टारगेट को हिट करते हैं। ये प्रिसिशन टारगेटिंग के माध्यम से जीपीएस बेयरिंग लेके उसको हिट किया जाता है। इसमें कोई कोई मिसफायर हो जाते हैं, कोई कोई मिसडायरेक्टेड हो जाते हैं। उसका सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी ये एक चीज माना जाता है। कभी कभी टारगेट, एक चुना हुआ टारगेट के ऊपर एंगेज करने का वो सारे डाटा डालते हैं, लेकिन हो सकता है वो टारगेट मिस हो जाता है। ये भी एक किस्म का खतरा हमेशा रहता है। लेकिन चाहे वो कुछ भी हो जाए, जब इस किस्म की चीजें लड़ाई के दौरान, आप देखिए इजराइल जब हमास 7 अक्टूबर 2023 का वो अटैक के बाद जब उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव किया, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। उनके पास एक ही मुद्दा था कि हॉस्पिटल के नीचे टनल में उनका कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और ये सेंटर्स है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान उस विचार को सामने लाया है, लेकिन हो सकता है कि उनका कोई इस किस्म की एक मिसडायरेक्टेड मिसाइल जाके हॉस्पिटल में जाके गिरा है। बाकी बात आप सही कह रहे हैं, इस किस्म की अगर जाके सिविलियन पॉपुलेशन या हॉस्पिटल के ऊपर गिरता है, इसको एक वॉर क्राइम की बराबर माना जाता है। इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या वॉर क्राइम की ट्रायल किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और उसका कोर्ट ऑफ लॉ के मुताबिक उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ठीक है सर, लेकिन एक बात और बताइए कि जो ये जंग है ये तो बढ़ती जा रही है और इसमें अचानक तुलसी गाबार्ड जो कि वहाँ की खुफिया अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, वो उनका एक स्टेटमेंट आता है कि हमको, हमारे पास तो ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं अभी तक पुख्ता तौर पर कि ईरान एटम बम बना रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, जबकि जब ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने कहा नहीं नहीं बहुत नजदीक है बनाने के। और तो क्या लगता है सर, कहीं कोई स्प्लिट है और आखिर उनको ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? मैं अपना असेसमेंट में थोड़े दिन पहले यूएसए में था, तो अपना असेसमेंट मैं बताऊंगा आपको। देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये 21st सेंचुरी में जियो पॉलिटिक्स काफ़ी एक टर्बुलेंट फेज के थ्रू गुजर रहा है। एक सुपर पावर नहीं रहा, एक डिक्लाइनिंग पावर है। आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप के सर पे बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। उसने मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एश्योरेंस और कमिटमेंट देके इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने इस्तेमाल किया था मैंडेट और जीता था, और जीते हैं बहुत हाई पॉपुलैरिटी रेट के साथ। तो इस किस्म की जब यह होता है डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर देखेंगे जो जो मुद्दों के साथ उन्होंने जीते हैं, इनको जब इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, उससे क्या हुआ है कि लॉस एंजलिस जैसे जगह है वहाँ पे शायद शायद मेरे जितना जानकारी है एक रायट स्टार्ट हुआ है, उसको काबू में लाने के लिए मिलिट्री को बुलाया है। इसी तरह उन्होंने एक लॉ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1971 का एक है एलियन लॉ, वो जो इलीगल माइग्रेंट इसी के नीचे आता है, तो उसको अगर आप एक्टिवेट करते हैं, प्रेसिडेंट के पास कोई कोई एक्चुअली
अथॉरिटी नहीं है, इसको कांग्रेस उसको इजाजत देता है, मेरा जितना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ऐसा केसेस को एक्टिवेट करके एक्शन लेना और रायट्स आ रहे हैं, आर्म फोर्सेस को जाके एम्प्लॉय करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कांग्रेस का परमिशन लिया या अप्रूवल लेना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंटरनल ऑर्डर है देश के अंदर, बहुत सारे चुनौतियां हैं। उनका इकोनॉमी का आज के दिन में 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डेट है। इसका मीनिंग यह है कि एक साल में 1 ट्रिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए, और उनको देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है। इनकम होता है करीब 4 ट्रिलियन, इसमें डेफिशिएंसी भी 2 ट्रिलियन की है। तो 2 + 1 3 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। भारत जैसा देश इतना मेहनत करने के बाद बड़े मुश्किल से हम 4.13 तक पहुंचे आ गई, ठीक है नहीं। तो ये सारे चीजें अगर मद्देनजर रखेंगे, उनका वे ऑफ लाइफ के ऊपर काफी जोरदार प्रेशर पड़ने लगा है। लोगों का जो इन्फ्लेशन, कोई कहता है, कोई डिफ्लेशन कहता है, कोई हाइपर इन्फ्लेशन कहता है, लेकिन सिंपल टर्म्स में नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है उसके प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। पेट्रोल की बात करिए, डीजल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करिए, कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, ये जरूर बढ़ा है। वे ऑफ लाइफ, कॉस्ट ऑफ लिविंग ये बढ़ चुकी है। तो ऐसा सारे चीजें जो हैं, जब आप मिला जुला के देखते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, हालांकि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि 24 घंटे में रूसो यूक्रेन लड़ाई को बंद कराएंगे, इसी तरह हमास और इजराइल का लड़ाई भी बंद कराएंगे, लेकिन कहीं पे उनको सक्सेस मिला नहीं है। और एक चीज है डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी का, अमेरिका में ये दूसरे देशों की जो लड़ाई है वहां पे अमेरिका को इन्वॉल्व होने में ये बिल्कुल उनकी इजाजत नहीं है, कोई पसंद नहीं करता है, नापसंद करते हैं इसको। तो क्योंकि जो बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ जब जाते हैं अमेरिका के फोर्सेस दूसरे देशों की लड़ाई में लड़ते हैं, उसमें जो बॉडी बैग्स आते हैं, ये बॉडी बैग्स को उनका देश के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं पहले पास्ट में, ना अभी करेंगे। तो ये सारे चीजें मद्देनजर रखते हुए जियो पॉलिटिक्स का जो पहलू धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसको कंट्रोल करने वाला, इसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है एक सुपर पावर, लेकिन इसको कोई कंट्रोल कर रहा है पीछे से। वो कौन कर रहा है? वो है डीप स्टेट। डीप स्टेट, इन्होंने एक वादा भी किया था कि इनका पहला टेन्योर में डीप स्टेट ने काफी हिला के रख दिया था। ये एक्चुअली एज ए प्रेसिडेंट कोई काम नहीं कर पाए। इस बार पूरा रिजॉल्व के साथ, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ आए थे, चाहे कुछ भी हो जाए डीप स्टेट को काबू में ले आएंगे। लेकिन 4 महीने के अंदर मेरे अंदाज के मुताबिक बलून पंक्चर हो गया है। डीप स्टेट को आप उसको ओवररूल करना अमेरिका जैसे देश को, कोई भी देश में बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई एक छुपा हुआ एक पावर है, उस पावर जो है अभी लिवरेज वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया, चाबुक मारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक, तुलसी गवाड़ को वो बाय नेम उन्होंने सिलेक्ट करके लिया है, ठीक है कि नहीं, अपने कैबिनेट में। मुझे लग रहा है ये कैलिब्रेटेड एक ड्रामा जैसे स्टेज किया जाता है, ऐसा हो सकता है, या वो स्प्लिट हो सकते हैं अमेरिका के अंदर। सिर्फ एक ये नहीं, 2-3 और घटनाएं हो गए हैं 20 जनवरी 2025 के बाद, जिससे ये जाहिर होता है कि आपस में, जैसे एलोन मस्क ये डीओजी के लिए आया था, उसके साथ भेदभाव सामने आया है नजर, एलोन मस्क छोड़ के चला गया। तुलसी गवाड़ के साथ ये हो रहा है। इसी तरह इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे हैं कि चंद एक चीजों के ऊपर वो डिसीजन देते जा रहे हैं जिसका प्रेसिडेंट का पावर नहीं होता है। अगर वो डिसीजन देंगे वो सारे आगे इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये इम्पिचेबल, उनका एक प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करना पड़ता है। अगर लोग कहने लगे कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो टास्क को इंप्लीमेंट के लिए नहीं, वो इम्पिचमेंट ऑर्डर को साइन कर रहे हैं, इतना सीरियस चीज होते जा रहा है। तो ऐसा माहौल में मैं ये कहूंगा, ये जो ईरान का जो लड़ाई है, जो आपका जो मेन मुद्दा इस सवाल था, इजराइल के साथ के ईरान की लड़ाई करना, इसके उत्तर में ये बैकड्रॉप को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्लस मैं 1997 की तरह सबका ध्यान ले जाना चाहता हूँ हमारे व्यूज का। 1997 में उन्होंने एक टॉप सीक्रेट एक पॉलिसी बनाया था, डॉक्ट्रिन बोलिए, कहीं ना कहीं लीक हुआ है थोड़ा बहुत, उसका नाम था क्लीन ब्रेक। नेतान्याहू एक मेंबर थे उस समय।
जी नेतानी जी। 1995 से वो बोलते आ रहे हैं लगातार कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। वो कोई कारण निकालना चाहते हैं ईरान को ठोकने के लिए, क्योंकि हम्म ईरान इजराइल को देख नहीं सकता है मिडिल ईस्ट में हम्म रहते हुए, हम्म और इजराइल ईरान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपस में उनकी दुश्मनी काफी सालों से है। हम्म और वो जो क्लीन ब्रेक का डॉक्यूमेंट मैं कह रहा हूँ, क्लीन ब्रेक का डॉक्यूमेंट का निचोड़ यही था कि जो टू नेशन थ्योरी हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव भी कर रखा है कि पैलेस्टाइन के लिए एक जगह बनाना है, उसका नियुक्त करना निहायत ही जी आवश्यक। अगर जी। पीस एंड हार्मनी चाहिए, डेवलपमेंट या प्रोग्रेस की एक 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 वातावरण बनाना है मिडिल ईस्ट में, तो इनको रहने का जगह बनाना चाहिए। वो जो क्लीन ब्रेक डॉक्यूमेंट कहता है उनके लिए मिडिल ईस्ट में कोई जगह नहीं है। तो इसलिए आप अच्छा सर। देखिए ट्रम्प 2.0 जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं उनका सेकेंड टेन्योर से, हम्म टाइम टू हम्म टाइम ये बयान देते गया है कि पैलेस्टीनियंस को इजिप्ट में भेज देंगे, जॉर्डन में भेज देंगे, सऊदी अरेबिया में जाके सेटल करेंगे या इंडोनेशिया में भेज देंगे। तो उनका हाँ जो पिक्चर है, अगर ये डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेतान्याहू के साथ मिले हुए हैं और हाँ। ये ईरान को ठोकने जा रहे हैं। ठीक है सर। अब सर मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो। नहीं पांडे जी, बस जी जी। एक एक लाइन बताना चाहता हूं। हाँ हाँ बताइए। अगर अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के ऊपर हमला शुरू करता है, ये डोनाल्ड ट्रंप का आप मान के चलिए एपिटाफ बोलते हैं ना, ओबिचुअरी, हम्म ओबिचुअरी, हम्म ये उसका कहानी और कुछ हो जाएगा। एक बिगेस्ट मिस्टेक होगा। हम्म उनकी जो सेकंड प्रेसिडेंसी है, हो सकता है उनको इम्पीचमेंट फेस करना पड़े कांग्रेस में। जी जी बिल्कुल बहुत मुश्किल बड़ा बात है। खतरा, ये खतरनाक एक डिसीजन उनको लेना पड़ेगा। इसीलिए वो इनडिसाइसिव हैं। वो सटीक को कह नहीं पा रहे हैं कि मैं हमला के लिए जा रहा हूं। इसलिए आप देखेंगे जो स्टेटमेंट आ रहे हैं मीडिया में, जगह जगह वो बोल रहे हैं मेरे को मालूम है क्या करना है, मैं वो डिसीजन लास्ट मिनट में लूंगा। और हम्म साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि भाई इनका जो सुप्रीमो है ईरान, उसका कोई हम्म नुकसान नहीं करेंगे, उनको हम्म एग्जीक्यूट नहीं, मोसाद के जाल में आ चुके हैं ऑलरेडी। काफी जगह तो आपको ये रिपोर्ट मिल रहा है और रशिया में शिफ्ट हो गया है। हाँ हाँ मेरे हाँ हाँ। मुताबिक रशिया नहीं गया है, वो है ईरान में, मोसाद हम्म के जाल में फंसे हुए हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हम्म ठीक है ना। सो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपना पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए एक हम्म जिम्मेवारी, एक सुपर पावर होने के नाते इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है लोगों को कि नए हम्म नए किस्म की लड़ाई वो शुरू नहीं करेंगे। उनका जो मैंडेट क्या था, मैंडेट यही कह रहा था कि भाई रूसो यूक्रेन वॉर की लड़ाई को खत्म करेंगे, हमास और इजराइल का लड़ाई भी खत्म होगा, और कोई नई लड़ाई, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे जिससे नई लड़ाई शुरू होगी। ये तो हम्म, नई किस्म की लड़ाई है। वो खुद की, उनका जो बयान है, कमिटमेंट है, उसके खिलाफ, बरखिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल इससे बिल्कुल। ज्यादा एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से इससे ज्यादा खतरनाक कोई डिसीजन नहीं हो सकता है उनका करियर में, जो अभी अगर वो डिसीजन लेते हैं कि इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई करें। ठीक है सर। बिल्कुल सही है। अब एक एक दो सवाल है, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ आपसे। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जिस पैमाने पर ये वॉर छिड़ी हुई है, इसराइल का तो इसराइल की तो कोशिश है खामनेई को ठिकाने लगाना, उनको मार देना, जो आप बता रहे हैं कि मोसाद काफी नजदीक पहुंच गया है उनको मारने के। अमेरिका भी चाहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो, क्योंकि जो मौलवीज की जो वहाँ सरकार है, जो वहाँ के धार्मिक कट्टरपंथियों मुल्ला की जो मौलवी, सरकार हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। उनकी जो सरकार है 79 के बाद, जो शाह ईरान भाग गए थे, उसके बाद फिर ये लोग आए, इन्होंने एक वहां पर रिवॉल्यूशन किया। तो आपको क्या लगता है कि सर ये जो सरकार है, अगर वहां से इसको वहां से हटा दिया जाए, अगर इसको यानी 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 कि इस खामनेई जो सुप्रीम लीडर है, अगर उनको मार दिया जाए या वो कहीं चले जाए या उनको रास्ता दे दिया जाए, तो क्या ईरान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? तो फिर ये सारा सॉल्यूशन ठीक हो जाए, मतलब ये मामला खत्म हो जाएगा, मतलब सारी समस्या का हल हो जाएगा। और फिर क्योंकि अगर वहां अमेरिका की कोई लॉयल सरकार होगी तो फिर अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा खतरा तो अभी एटम बम को लेकर है। देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछे आप।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर के टाइम में या कोल्ड वॉर 2.0 के टाइम में जहां जहां पे यूएस से इंटरविन किया है, जहां पे भी ऑपरेशन किए हैं, जहां जहां पे रेजिम चेंज हुआ है, ज्यादा केसेस ना लेके आप लीजिए इराक की बात करिए या लीबिया की बात करिए जी या सीरिया की भी बात करिए। अब सीरिया में देखो एक टेररिस्ट को लाके आईसिस में साला था अल कायदा, उसको लाके प्रेसिडेंट बोलते हैं मोस्ट हैंडसम मैन, बोले सबसे बड़ा अच्छा लीडर है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ना। सो मैं कहना सदाम हुसैन, जब तक हाँ, सदाम हुसैन था उसका लीडर, देश को देखिए वो प्रोग्रेसिव रास्ते में ले जा रहा था। ले जा रहा था, सही बात। WMD का चार्ज लगा के कोई न्यूक्लियर उनके पास साबित नहीं। आज के दिन में तुलसी गावट क्या कह रही है कि भाई हाँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट के मुताबिक और उनके उनके जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं उनके रिपोर्ट के मुताबिक कोई सबूत नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। वो अपना कहानी नैरेटिव धीरे धीरे बाई लीकिंग प्रोसेस बिल्डअप कर रहे हैं। हम्म सो प्रेसिडेंट को अपना डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई एक्शन लेना पड़ता है, शायद उसी को एड्रेस करने के लिए ये एक हिस्सा है। और कुछ एक्सटर्नल एजेंसी को कुछ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कोई, जैसे कि इजराइल जीत करके बैठा है कि भाई इसको तो मारेगा, उसको हम्म तो मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि हमास का जो अटैक हुआ है वो जमा नहीं है अभी तक। हमास क्या है? ईरान। हमास हम्म, इज ईरान एंड ईरान इज हमास। तो जी इसी जी को जवाब देने के लिए वो कह रहे हैं कि भाई वो तो करेगा वो। लेकिन जहां तक आप जो सवाल पूछ रहे हैं, अगर ये होता है, हम्म मेरे विचार के मुताबिक, और कहते भी हैं कि प्यूटिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 90 मिनट का बात हुई है। तो हम्म ये समझौता हुई है कि यूक्रेन में चाहे वो जो कुछ करे उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मुंह नहीं खोलेगा, और यहाँ पे ईरान के ऊपर जो कुछ होता है प्यूटिन मुंह नहीं खोलेगा। इस किस्म का एक समझौता है। मैं ये हम्म मानता नहीं हूँ। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल में खुले आम 21st सेंचुरी हम लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इस किस्म आपसी में बात करके एक साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी बना के कोई देश को उन्होंने कोई पीस दिया है? इराक में पीस एंड स्टेबिलिटी आया था क्या? सदाम हुसैन जो रेजिम चेंज हुआ था, क्या लीबिया में आया था? क्या आप सीरिया में जो हुआ है वो आया है? तो मेरे विचार के मुताबिक ये ईरान ये उसी रास्ते पे जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की सर्वाइवल के लिए मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूं, बाहर से बैठ के ये कह रहे हैं कि हम्म ये जाल में ना पड़े। ये हम्म नेतान्याहू उसका पूरा हाईजैक कर रखा है, मिडिल ईस्ट का जो फॉरेन पॉलिसी है यहाँ पे हम्म नेतान्याहू हाईजैक कर रखा है। और हम्म उधर जो यूरोप में काफी लोग बोल रहे हैं कि वेटिकन और उस ऑर्थोडॉक्स के बीच में जो है ना वो हम्म लड़ाई है, रिलीजियन हम्म बेस्ड, मैं कहूंगा कि काफी हद उनका जो डीप स्टेट है वो हाईजैक हम्म कर रखे हैं। जो बाइडेन कभी लड़ाई नहीं चाह रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में, भाई हम्म हम्म इतने अच्छे अच्छे नोबल एम के साथ वो आए थे, देखा कि उनका प्रेसिडेंसी शुरू होने से पहले यहाँ पे प्यूटिन घुस गया उधर। तो हम्म इसी तरह कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट अभी तक जो हुआ है, अपना मन के अंदर जो विचार के साथ आए थे या शुरू किए थे, बहुत कम, शायद बैरक ओबामा कुछ हद तक उन्होंने अचीव किया था, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे प्रयास किए थे, बिल हम्म क्लिंटन किए हैं, लेकिन सब उल्टे रूप, एक नकारात्मक विचार के साथ, जो हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, इसकी बरखिलाफ उन्होंने कदम हम्म उठाया था। मुझे नहीं लग रहा है कि ईरान के अंदर पीस आएगा अगर रेजिम हम्म चेंज करते हैं। एक टर्बुलेंट स्टेट होगा जिसके लिए भारत को बहुत खतरा है। बिल्कुल ठीक कहा सर। तो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो पीस आने की बात है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर मैंने पूछा कि क्या होगा अगर मान लिया जाए खामनेई को मार दिया जाए या वहाँ रिजीम चेंज हो जाए, तो मुझे नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला और बहुत ज्यादा टर्बुलेंस पैदा होगा, तो ये मतलब इसकी किस्मत बदलेगी नहीं, ये ऐसा ही चलता रहेगा। और बल्कि हो सकता है आने वाले समय में हालात और खराब होते जाएं। सर आपने हमारे लिए बहुत कीमती वक्त निकाला अपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और उम्मीद है कि आप हमारे लिए समय जरूर निकालेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।